आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। एमसीक्यू में इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और मैं आपको भूगोल का दोनों बुक का कराऊंगा, फर्स्ट बुक का भी और सेकंड बुक का भी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है सैंपल ने। किसने कहा है? सैंपल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये इरेटोस्थनीज ने दिया है। किसने? इरेटोस्थनीज ने। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो लुसियन फेब्रे ने किया है। किसने किया है? लुसियन फेब्रे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को। किसको? मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेडजेल। क्या हो जाएंगे? फ्रेडरिक रेडजेल इसके करेक्ट आंसर होंगे। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर हो जाएंगे। यहाँ पर टेलर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो ई कांट, हम्बोल्ट, रिटर सब हो जाएंगे। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। आगे आ जाओ, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रेडजेल ने लिखा है। ज्योग्राफी जेनेरालिस किसने लिखा है? तो बर्नार्ड वेरेनियस ने लिखा है। ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 10, ये तो और इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जगह पे केंद्रित है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो ये है आपका मैदान भाग में, मैदानों में। ठीक है, यानी कि मैदानी भाग में सबसे ज्यादा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश। एशिया महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? एशिया में। आगे देखो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु है। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो विरल जनसंख्या। कैसी जनसंख्या? विरल जनसंख्या वहां पाई जाती है। क्वेश्चन 5 है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखो भाई यहाँ पर ये भारत आप बोल देना, भारत। इसको नहीं, इसको मत बोलना, चीन मत बोलना। ये भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे अब हमारा चीन आ गया। पहले हमारा चीन था, बट अभी कौन है? भारत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन 6 निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? कम घनत्व वाला नहीं है। देखो ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, विषुवतीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश यहाँ से हो जाएगा ओशिनिया। ओशिनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी तो 600 करोड़ दर्ज किया गया था। आगे आ जाओ, आगे देखो क्या है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? कहाँ? तो एशिया में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर एशिया ही हो जाएगा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है? तो जावा में। क्या हो जाएगा? जावा में हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो आवास। आवास यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। बाद में प्रवास भी है, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, बट आवास यहाँ पर नहीं है। आगे देखो, आगे चलो, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? तो प्रवास के लिए। यह प्रवास के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? देखो एशिया सबसे फर्स्ट में है, अफ्रीका सेकंड में है और ओशिनिया सबसे कम में है। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की अच्छी दशाएं। तो इससे कोई मतलब प्रवास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ है? तो अभी बताया गया। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है मानव विकास। इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो मानव विकास की अवधारणा किसने दिया है? तो डॉक्टर
मकबूल उल हक ने। और ये जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, पाकिस्तान के है, याद रखना, पाकिस्तान के है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो सब स्वस्थ शिक्षा संसाधनों तक पहुंच, इनमें से सभी। मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये मैंने आपको बताया है, क्या हो जाएगा? क्षमता उपागम। क्या हो जाएगा? क्षमता उपागम, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश, ठीक है, 2 देश कौन से? वर्ष 2018, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने। डॉक्टर महबूब उल हक मूल कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो भारत, ठीक है, ये मध्य मानव विकास सूचकांक में है। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितनी होती है? 6 से 11 वर्ष। देखना भाई, जो प्राथमिक जो होता है, प्राइमरी स्कूल वाला जो होता है, कितना 6 से 11 साल होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? या फिर निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? ठीक है, उच्च मानव वाला नहीं है। तो उच्च वाला नहीं है, कौन नहीं है? मिस्र। कौन नहीं है? मिस्र। देख लो यहाँ पर 2018 एचडीआई का जो यहाँ पर रेटिंग है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे कम किसका है? मिस्र का है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, हमारा जो अगला है क्या है कि प्राथमिक क्रियाएं से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय कृषि यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ पर प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। प्राथमिक इसका करेक्ट आंसर होगा। रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कोलखोज कहा जाता है, कोलखोज। स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है, कहाँ पे? तो मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो फल और सब्जी की कृषि हो जाएगा। हार्टिकल्चर संबंधित है तो फल और सब्जी से। चावल धान की खेती संबंधित है तो गहन निर्वाहन कृषि से। निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? देखो, बगाती कृषि, जिसको बगानी कृषि या फिर रोपण कृषि बोलेंगे, इसमें हमारे चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च, मसाले, केला इत्यादि सब आते हैं, तो मक्का हो जाएगा। मक्का यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? जिसको बोला जाता है फेजेंडा। क्या बोला जाता है? फेजेंडा। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है तो मिश्रित कृषि में। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो कोको। कोको क्या है? रोपण फसल है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कहाँ पे? तो डेनमार्क में। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है तो भूमध्य सागरीय कृषि से। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का। रोपण कृषि का। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो ये भी हमारा रोपण कृषि या रोपण कृषि, कुछ भी बोलो। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो चाय हमारे रोपण फसल है। द्वितीय क्रियाएं देखो, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट बोला जाता है नगोया को, ठीक है, नगोया को बोला जाता है, नगोया को बोला जाता है। और चेन्नई को भारत का डेट्राइट बोला जाता है। चेन्नई को भारत का डेट्राइट बोला जाता है। आगे देखो, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? सही मेल खाता है तो लो इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, ये हो जाएगा। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? तो ये इटली में है। टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो जापान की है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? तो कुटीर उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? तो टेलीविजन उद्योग हो जाएगा, जिससे कोई इसका कोई आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऊनी वस्त्र, या फिर ये मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र, ठीक है, ये कृषि आधारित नहीं है, ये कृषि आधारित नहीं है बल्कि पशु आधारित है, पशु पर डिपेंड करता है। जो ऊनी वस्त्र है ये पशु आधारित है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो जापान। निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो जहाज निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो हाजिरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? इसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग, जो दूसरे उद्योग का आधार होता है। आगे देखो, शिक्षा और सूचना क्रियाकलाप है, फिर चतुर्थक में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है?
तो यहाँ पर बाह्य स्रोतन हो जाएगा। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो यूरोप में। ज्ञान प्रकार बाह्य स्रोतन के निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर अनुसंधान और विकास क्रियाएं, व्यवसाय, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए हैं? तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। भारत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड सब हो जाएंगे। स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन है? तो पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तीर्थक क्रियाकलाप है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा पर्यटन हो जाएगा। संचार में निम्न में से किनका प्रेषण सम्मिलित होता है? तो इन सभी का होता है, शब्दों तथा संदेशों का होता है, तथ्यों का होता है, विचारों का होता है, इन सभी का होता है। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय शिक्षक हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। निम्नांकित में कौन तीर्थक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो यहाँ पर व्यापार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमारा परिवहन एवं संचार वाला। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोग साधन है? तो ये मैदानी भाग में होता है। विश्व के किस महादेश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो यूएसए हो जाएगा, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे? कोलोन से। ठीक है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? तो सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन। सुएज नहर मिलती है कहाँ? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर जोड़ती है तो प्रशांत महासागर और अटलांट महासागर को। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो रूस में है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्रिक मार्ग स्थित है तो अंध महासागर को अटलांटिक महासागर बोला जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट जोड़ता है तो डार्विन को मेलबर्न से। रेल मार्ग की जाल का सघनतम घनत्व है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका हुगली नदी पर। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में स्थित एक नगर है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विश्व के किस देश में होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि सार्क का सदस्य है तो भारत। देखो सार्क का सदस्य कौन कौन है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, ये सब सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो आप। और यहाँ पर 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य, यहाँ पर सार्क कब बना है? तो 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो रूस हो जाएगा इसका आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बोलते हैं। कोचियो कारवाड़ है तो नौ सैनिक पतन है। विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पतन कहलाते हैं तो आंतरपनीय पतन कहते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो ये हो जाएगा एंथिस। ठीक है, एंथिस। ठीक है, आंतरिक समुद्रिक पतन हो जाएगा अंतर्देशीय पतन। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। क्या निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला हो जाएगा। भारत एक सदस्य है, किसका है? तो साप्टा का। भारत किसका सदस्य है? साप्टा का सदस्य है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट बुक खत्म हो जाता है। फर्स्ट बुक में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब मैं आपको सेकंड बुक का फटाफट बताता हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वायु प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं? तो वायु प्रदूषण से हमारा फेफड़ा का भी रोग होता है और हृदय का भी रोग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वन विनाश भी होगा, पशुचारण भी होगा, खनन भी होगा, यानी कि इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो वायुयान से भी होता है, मोटर वाहन से भी होता है, रेलगाड़ी से भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देख लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यहाँ पर यमुना नदी यहाँ पर सबसे प्रदूषित नदी है। 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। है कहीं पर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है, मतलब जो जल से होता है, जो जल से होता है। तो जल से क्या होता है, अतिसार होता है। क्या होता है, अतिसार। अतिसार इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए, प्रवास के लिए, ये मैंने आपको सब्जेक्टिव में भी करवाया था। तो प्रवास के लिए ही हमारा प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि औद्योगिकरण से होता है, क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चाय का अधिकांश निर्यात निम्न में से किस देश में होता है, तो ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे अधिक निर्यात होता है। 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर कि भारत कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक है। कौन सबसे बड़ा ग्राहक है इसका, तो हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली यहाँ पर सबसे बड़ा भारत का ग्राहक है, जो कि कहवा यहाँ पर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह है, कौन है, तो ये हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई। 11 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, कौन सा, तो चेन्नई, चेन्नई हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। कृषि उत्पाद की कौन सी परंपरागत वस्तुओं की निर्यात में गिरावट आई है, तो कॉफी में भी, मसाले में भी, चाय और दाल में भी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि प्राद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 14 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है, तो यहाँ पर हो जाएगा हल्दिया। क्या हो जाएगा, हल्दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2003 से 4 में निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किसके द्वारा, तो समुद्र द्वारा होता है, समुद्र द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय महामार्ग 7, ये जो 7 है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 18 का 3 हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 क्या है कि दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है, तो राष्ट्रीय महामार्ग 8 हो जाएगा इसका आंसर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर। इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हाजीपुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ कब हुआ, यह हुआ है 2 जनवरी 1999 को। कोंकण रेल किन राज्य में गुजरती है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है कि भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ है, कहाँ है, भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ पर है, तो ले एवं मनाली, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो ये चलाया गया है 1853 को। कब, 1853। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 16। कितने मंडलों में, 16 मंडलों में, 16 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो ये है आपका सड़क परिवहन से। किससे, सड़क परिवहन से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, यह हुआ था 1923 को। कब हुआ था, 1923 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो क्या है। क्वेश्चन 28 हमारे पास क्या है कि टाटा और बिरला ने बंबई योजना कब बनाई, कब बनाया है टाटा और बिरला ने बंबई योजना, तो ये हो जाएगा 1944। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1944 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या देख सकते हो कि टिकाऊ विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया था, ये हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। जो 9 नंबर का पंचवर्षीय योजना है ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा परितंत्र विकास या फिर पारिस्थितिकी विकास आप बोल सकते हो। परितंत्र विकास बोलो या फिर पारिस्थितिकी विकास बोलो, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कि गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश है, तो भारत। भारत यहाँ पर क्या है, गन्ने का मूल स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हो, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं,
मुंबई को, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी किस में सबसे ज्यादा होता है? तो दूसरा नंबर में जो है उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से किस वस्तु का निर्यात यूरोप में किया जाता है? किस चीज का किया जाता है? तो लीची का किया जाता है, लीची का। याद रखना, लीची हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 35 देखो क्या है? क्वेश्चन 35 है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? एक कारण नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। जनसंख्या घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या देखो? क्वेश्चन नंबर 37 है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टिस्को। टिस्को क्या है? भारत में पहला लोहा और इस्पात निर्माण संयंत्र है। इसका जो स्थापना है जमशेदजी टाटा और दोराबाजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर यानी कि झारखंड में किया था। कोई दिक्कत नहीं है, टिस्को के बारे में आप लोग जान गए। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 39 कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अब्रक। अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। अब्रक उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। और झारखंड का कौन सा है? तो भाई झारखंड का है कोडरमा, याद रखना, झारखंड का कोडरमा। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिया है इससे। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज। कहाँ पे? रानीगंज। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। 43 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। मतलब बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का क्या है? एक अयस्क है, एक अयस्क है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। आगे चलो क्वेश्चन 45 देखो क्या है? क्वेश्चन 45 मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? या फिर मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ये हो जाएगा असम। कहाँ पे है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या है? अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है और ये हमारा पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है। पेट्रोकेमिकल के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे देखो अगला है क्या है? बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लो एस्क के लिए। सिंगरेनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सिंगरेनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो अगला क्या है कि मुंबई हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? किसका? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम संरक्षण के लिए, सॉरी ठीक है, संरक्षण के लिए, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग सबसे उचित है? तो एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है? क्वेश्चन 53 की निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत मतलब समझ सकते हो, अनवीकरणीय स्रोत मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जल को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, सौर को भी, पवन को भी, बट ताप को नहीं। 53 का सही यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय स्रोत बोलेंगे। हीराकुंड बांध किस राज्य में या फिर किस प्रदेश में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, याद रखना। उड़ीसा में है, याद रखना। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो कि भारत में कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है? तो हो जाएगा यहाँ पर सभी हो जाएगा। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र कौन से स्थान पर है? तो ब्रह्मपुत्र का जो यहाँ पर नंबर है किस नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गंगा। भारत की लंबा और पूरे विश्व का अगर बात करें तो नील नदी। पूरे विश्व का नील नदी और भारत का गंगा नदी। आगे देखो, आगे चलो, आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास देख लो आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र। जो ऑप्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। निम्नांकित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? किसकी? तो गंगा। गंगा हो जाएगा। धरातलीय और भूम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? ये होता है कृषि में। किसमें होता है? सबसे ज्यादा यूज जो होता है कृषि में होता है। 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि धरातलीय जल के निम्न में से कौन से प्रमुख स्रोत है? कौन से? तो नदियां, झीलें, तालाब सब हो जाएंगे। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल हमारा एक चक्रीय संसाधन है। क्या है? चक्रीय संसाधन। मतलब बार बार ये चक्कर होते रहता है। जैसे वर्षा जल चक्र जो होता है ना, मतलब जैसे हमने जल का यूज करा, फिर वर्षा से फिर से दोबारा से पानी हो जाएगा, तो वर्षा का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि भूम जल का सबसे कम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मतलब सब, यहाँ पर जितने भी दिए हुए सब, गुजरात भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सब। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती थी? आपका होता है असम में। कहाँ पे होता है? असम में किया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन 65 क्या है? क्वेश्चन 65 है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कौन है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूपी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 66 क्या कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा भारत। फर्स्ट पे भारत है और चीन हमारे सेकंड पोजीशन पे। चीन कितने में है? सेकंड पे है। इसको आप याद रखना। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन 67 क्या है? किस देश में संसाधन कम तथा विकास अधिक है? किसमें? तो ये हो जाएगा जापान। जापान में संसाधन कम है लेकिन उन लोग विकास बहुत ही अधिक कर लिए हैं। तो 67 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो कि प्रमुख खरीफ फसलें निम्न में से कौन सी है? तो चावल, कपास, मक्का ये सब के सब क्या है? खरीफ फसल है। प्रमुख रबी फसल तो गेहूं, चना, सरसों ये सब के सब क्या है? रबी फसल है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन एक पेय फसल या फिर नगदी फसल है? कौन? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे भाई? पेय फसल। तो यहाँ पर चाय क्या है? पेय फसल है, जिसको हम पीते हैं। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? तो गेहूं हमारा क्या है? एक खाद्य फसल है, यानी कि खाने का फसल है। आगे देखो रबी फसल ऋतु की समय अवधि क्या है? किस ऋतु में ये होता है? कब होता है? किस समय में होता है? तो ये होता है अक्टूबर से मार्च के बीच। अक्टूबर से मार्च के बीच ये हो जाएगा। चाय उत्पादन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देख ले भाई, आगे देखे यहाँ पर अवैध बस्तियों को क्या कहते हैं? तो अवैध बस्ती को हम लोग यहाँ पर मलिन बस्तियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलिन बस्तियां भी बोलते हैं। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो वहां पर पाया जाता है सीढ़ीनुमा। ऐसा बस्ती, सीढ़ीनुमा बस्ती वहां पे पाया जाता है। क्या है आगे कि जिन नगरों का अस्तित्व 2000 वर्ष से भी पूर्व से है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहेंगे प्राचीन नगर। क्या कहेंगे? प्राचीन नगर कहेंगे। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप इसका राइट आंसर होगा। किस झील के चारों ओर बसा गांव किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये आपका आएगा निहारिकेय। ठीक है, निहारिकीय प्रतिरूप में आ जाएगा। 79 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे देखो कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? किस प्रकार की मतलब यहाँ पर बस्तियां हो जाएगी? 80 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रेखीय बस्ती। क्या हो जाएगा? रेखीय बस्ती। 80 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नांकित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर ये जो भोपाल है ना, भोपाल हमारा कोई नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। बाद में आगरा, पटना, कोलकाता ये सब किसी न किसी नदी के किनारे ही मतलब स्थित है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो ये जो भिलाई है ये औद्योगिक नगर है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा जो नगर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर एक बात सुनो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो दिल्ली है और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो मुंबई है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है तो दिल्ली और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बोला जा रहा है तो मुंबई। ये देख लो वर्ष 2001 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था? तो ये था आपका 28%। कितना हो जाएगा? 28%। 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्योंकि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 है। कितना है? 382 ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही हो जाएगा। 382 हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में राज्यों की कुल संख्या सन 2020 में कितनी है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 28 इसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, और वर्तमान में कितना है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। वर्तमान में कितना है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। आगे देखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है? तो तेलुगु आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है। निम्नांकित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व
बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखो बिहार है ही नहीं, तो जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बिहार में, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हमारा है बंगाल में 1028, उसके बाद केरल में है 860। ये सब चीज याद रखना। सबसे पहले कहाँ पे है भाई, सबसे पहले बिहार पे है, फिर हमारा बंगाल में है, फिर हमारा केरल में है। ये सब आप याद रख लो। आगे चलो, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है, तो ये द्रविड़ियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रविड़ियन हो जाएगा। आगे क्या है अगला क्वेश्चन कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो 1881 को। कब हुआ था भाई, 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है, 31% है। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है, तो चीनी तिब्बती हो जाएगा, चीनी तिब्बती हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। कितना है, 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, सबसे कम है। आगे चलो, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, क्या हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है काम और रोजगार। काम और रोजगार के चलते ही उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। भारत में आंतरिक प्रवास की निम्न में से कौन सी धाराएं हैं, कौन सी धाराएं हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र और नगरीय से नगरीय, यानी इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 99 की निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो मुंबई नगरीय समूहन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में अप्रवासी लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 69% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो कौन नहीं है भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। ये अगर मिलता है ना भाई, तो कोई भी अपना जगह को नहीं छोड़ के जाएगा, कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। जल का अभाव होने से भी जाएगा, बेरोजगारी होने से भी जाएगा, महामारी होने से भी जाएगा, लेकिन चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा अगर उसको मिल जाता है तो वो नहीं जाएगा उस जगह को छोड़ के। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कि प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक विपदाएं हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है आपका केरल में और सबसे कम है आपका बिहार में। देखो, सबसे अधिक है केरल में और सबसे कम है आपका बिहार में, याद रखना। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही, तो केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये बात आप यहाँ पर देख लो। आगे चलो, आगे यहाँ पर देखा जाए क्या है अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2001 में भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य रहा, कौन रहा, तो केरल हो जाएगा। वर्ष 2001 में भारत में निम्नतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला देश क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिहार हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए भाई, उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा किसका है, तो केरल का, सबसे कम किसका है यहाँ पे, तो बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 74.04। कितना हो जाएगा, 74.04। आगे देखो, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो भाई केरल यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारा सेकंड बुक है, सेकंड बुक यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। मतलब हमारे पास जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था मैंने आपको सारा करा दिया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।